जनाब स्लोप स्लोप स्लोप, ये क्या चीज होती है? ये ही तो ग्राफ से ज्यादातर पूछा जाएगा। दो चीजें पूछी जाएंगी, एक स्लोप और एक एरिया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि स्लोप का मतलब क्या होता है, याद रख लेना। चलो वापस, स्लोप का मतलब है रेशो, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ये स्लोप है। y एक्सिस वाली क्वांटिटी का यूनिट लिखना है, फिर इसका यूनिट लिखना है, दोनों के यूनिट से आपको पता चल जाएगा कि स्लोप क्या बता रही है। स्लोप से आप क्या डिटरमिन करेंगे, आइए एग्जांपल से सीखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, सब जानते हैं स्पीड। कोई अगर आपसे पूछे द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स, स्पीड या वेलोसिटी, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में हो बॉडी। अब ये मैं आपके सामने एग्जांपल से पेश कर रहा हूं, कंसेप्ट आप जानते हैं। एफ ओवर एक्स स्लोप है ना, स्लोप एफ ओवर एक्स, सब जानते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। वी ओवर आई स्लोप रेशो रेशो रेशो, वी ओवर आई से आपको क्या मिला, रेजिस्टेंस। इस ग्राफ की स्लोप से आपको क्या मिल रही है, रेजिस्टेंस। इस ग्राफ की स्लोप से आपको क्या मिल रहा है, Q ओवर T, करंट। उधर चार्ज है और इधर टाइम है। चैप्टर नंबर 12 एंड 13, उसमें यह बात आपने पढ़ी हुई है। वेलोसिटी ओवर टाइम, अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स v over t एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल, जानते हो क्या होती है, c इज इक्वल टू q ओवर v, कैपेसिटेंस। ये भी पेपर में आ सकता है, द स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस वोल्टेज गिव्स कैपेसिटेंस। स्लोप से क्या मिलता है, रेशो। रेशो को जब आप सोचते हैं तो आपको पता चल जाएगा वेलोसिटी ओवर टाइम एक्सेलरेशन, चार्ज ओवर वोल्टेज या पोटेंशियल इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। अगर इस तरफ करंट हो, इस तरफ वोल्टेज हो, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ओहम्स लॉ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला याद है ना, एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी, प्लैंक कांस्टेंट। ये खैर मैंने अभी अभी आपको बताया है कि वैल्यूज को आपने याद रखना है। स्लोप एक चीज और भी होती है, अगर आपको ये वैल्यूज नहीं भी गिवन, इनकी वैल्यूज, तो सिंपली tan थीटा स्लोप होती है। ये वैल्यूज आपने याद रखनी। फॉर एग्जांपल, ये वोल्टेज है और ये करंट है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू tan 60, tan 60 होता है √3, √3 आंसर हो। अगर आपसे कहा जाए इस ग्राफ से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, स्लोप एंगल गिवन था, अब जरा चेक करिए, ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। रेशो फाइंड आउट करनी है, इसकी tan 60 और इसका आएगा tan 30। इनकी रेशो ले लो, रेशो लेके आंसर आएगा 3:1। हाउ टू फाइंड द स्लोप, यानी एक और केस है, इस तरह की शक्ल आए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये चार्ज गिवन है, ये पोटेंशियल गिवन है। टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, इनको ऐसे मिला लो, इनको ऐसे मिला लो। ये जो होगा ना डिफरेंस, ये देख करो, यहां पे कितना है और यहां पर कितना है। इन दोनों का 150 माइनस 50 किया
तो आ गया 100। ठीक है, अच्छा इस तरफ आ जाओ, इन दोनों का फर्क ले लो। 30 में से 10 बाकी 20, 100/20। समझ गया ना? स्लोप इस तरह से फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करनी है। ग्राफिकली ग्राफ वाले भी, डायग्राम वाले भी सवाल आ सकते हैं ना। ये है डिफरेंट केसेस ऑफ स्लोप। इसमें देखो स्लोप 0 है, एंगल कितना है 0 डिग्री। जब मैंने आपको फोर्स एंड मोशन पढ़ानी है ना, इस तरह का ग्राफ आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा स्लोप। मसलन मसलन सुनो 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 सुनो, अगर इधर होता वेलोसिटी और इधर होता टाइम, तो स्लोप से क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। हम कहते हैं एक्सेलरेशन 0 है। समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई। स्लोप 0 है, एंगल 0 है ना। इधर देखो, यहां पर भी एंगल थीटा, यहां पर भी एंगल वही है, यहां पर भी एंगल वही है। एंगल स्लोप होती है, स्लोप कांस्टेंट। यहां पर चेक करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, इसका एंगल ज्यादा था, इसका एंगल कम हुआ, स्लोप इज डिक्रीजिंग। अगर स्लोप से हमें वेलोसिटी मिल रही थी तो हम कहेंगे वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अगर हमें स्लोप से एक्सेलरेशन मिल रहा था तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन डिक्रीज। जो भी स्लोप से मिल रहा होगा वो तो अलग बात है ना, हर ग्राफ में। ये स्लोप भी कांस्टेंट है, इस तरह देखें, लेकिन नेगेटिव है कांस्टेंट क्योंकि एंगल फिक्स है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है। इसमें देखें स्लोप इज नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। कैसे? ये ऐसे, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएंगे तो एंगल बढ़ता जा रहा है। ये देखें, किसी तरफ से देख लें, इधर से देख लें, इधर से देख लें, एंगल जब बढ़ना शुरू हो जाएगा तो स्लोप बढ़ रही है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। लेकिन डाउनवर्ड जा रहा है, स्लोप इज नेगेटिव। ये बातें आगे चल के आएंगी फोर्स एंड मोशन में, फॉर एग्जांपल। अब दूसरी बात है, ग्राफ से दो ही चीजें पूछी जा सकती हैं। नंबर 1 स्लोप, नंबर 2 एरिया। याद होगा एरिया से क्या मिलता है? प्रोडक्ट। इसके अंडर एरिया मालूम कर लो। अगर ग्राफ के नीचे एरिया ज्यादा होगा तो एरिया से जो क्वांटिटी मिलेगी वो भी ज्यादा होगी। आओ वापस, थोड़ा सा वापस जाके मैं अब आपको एरिया फाइंड आउट करना सिखाने लगूं। अगर थोड़ा ये तेज हो गया हो तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, मैसेज में बताइएगा कि सर लेक्चर अगर कहीं से तेज हो जाए तो उसको स्लो करके पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इधर देखो, इसकी स्लोप से आपको क्या मिला था? Q/T करंट। ओके, थोड़ा और चलते हैं पीछे, यहां से इसकी स्लोप से आपको मिला F/X यानी कि अगर मैं आपसे कहूं इसका एरिया तो 1/2 F इंटू एक्स, क्योंकि इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 लेंथ इंटू विड्थ। ये क्या होगी भला? एनर्जी। समझ गए ना? अगर आपको पेपर में आ जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ है, स्लोप से क्या मिलता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। एरिया से क्या मिलता है? गॉट माय पॉइंट? एरिया प्रोडक्ट होगा, स्लोप होगी रेशो। आओ जरा इधर, ये है V, ये है I, स्लोप V/I, R, एरिया 1/2 V इंटू I, दैट इज पावर। और यार वोल्टेज इंटू करंट पावर होता है। अगर आपसे कहा जाता वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ के एरिया से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पावर। आओ आगे, स्लोप से क्या मिला? करंट।
एरिया 1/2 QT, चार्ज मल्टीप्लाई बाय टाइम। आगे आ जाओ। अब जरूरी नहीं होता इससे कोई क्वांटिटी बने, लेकिन एरिया फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए। ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। स्लोप से मिला हमें वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। एरिया से क्या मिला? 1/2 v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। ये तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता? पेपर में अगर आए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपसे कहा जाए कि इसकी स्लोप से क्या मिलता है, आप कहेंगे एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या होगा? एरिया, एरिया प्रोडक्ट। आओ आओ आगे। स्लोप से Q ओवर V है, स्लोप से Q ओवर V है, ये मिला C। सोन्यो मनमोन्यो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, अपने बच्चों को मैं ऐसे बुलाता हूं, ठीक है ना? सो डियर स्टूडेंट्स, एरिया 1/2 QV, समझ गए हो? 1/2 QV क्या है ये भला? एरिया, एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर पेपर में आ जाए चार्ज और पोटेंशियल कैपेसिटर के लिए, स्लोप से क्या मिला? कैपेसिटेंस। एरिया से क्या मिला? एनर्जी। भूलना नहीं है, ठीक है? एक और ये स्ट्रेस, स्ट्रेन। स्लोप, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये क्या बना? इलास्टिक मॉडुलस। और एरिया 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये बना एनर्जी डेंसिटी। यानी स्ट्रेस स्ट्रेन के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता, हुक्स लॉ। स्लोप से क्या मिला? इलास्टिक मॉडुलस। और एरिया से क्या मिला? एनर्जी डेंसिटी। एरिया में प्रोडक्ट, स्लोप में रेशो। ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है? चलें, ये हम एरिया की बात कर रहे थे, चलो वापस चलते हैं वहीं पे। एरिया अंडर द ग्राफ, ये है बेटा एरिया। एक रेक्टेंगल बनेगी, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, F इंटू वी पावर, ठीक है? यानी F और D के दरमियान ग्राफ बना तो इसके एरिया से हमें वर्क मिला। F और वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, इनके दरमियान एरिया, इनका अगर ग्राफ के एरिया से हमें क्या मिला? पावर। वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के एरिया से हमें क्या मिला? डिस्टेंस। पावर इंटू टाइम, वर्क। F इंटू टी यानी इंपल्स, P इंटू वी वर्क। एक सवाल आपसे मैंने पूछना है और आपने उसका जवाब देना है। ए टी ग्राफ है, इसकी स्लोप क्या हुई? ए ओवर टी। इसका एरिया क्या हुआ? 1/2 AT। या ऐसे कर लो, अगर ग्राफ ऐसे होगा ए टी इस तरह से, तो स्लोप क्या हुई? ए ओवर टी। एरिया क्या हुआ? एटी। बताओ ये क्या चीज है? स्लोप से हमें क्या मिला और एरिया से हमें क्या मिला? यानी एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ की स्लोप से हमें क्या डिटरमिन हो रहा है, कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, और उसके एरिया से हमें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी। बाकी ये चीजें याद रखनी है आपने। रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला ये होता है, ट्रेपीजियम की ये शक्ल होती है, याद रखना। ये दो साइडें पैरेलल होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड।
ए प्लस बी ओवर टू, ए प्लस बी ओवर टू मल्टीप्लाई बाय एच, ये होता है एरिया। यानी पैरेलल साइडें प्लस करनी है, दो से डिवाइड करना है, और जो साइड बच जाएगी ना ये वाली, इससे मल्टीप्लाई करना है। ट्रेपीजियम का एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 लेंथ इंटू विड्थ। स्फीयर लाइक फुटबॉल, इसका एरिया होता है, आपको याद तो नहीं होगा, मैं रेफरेंस दूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 है, सेकंड ईयर। वीडियो को पॉज करके आपने अपने दिमाग से सोचना है कि एरिया ऑफ स्फीयर क्या है। मैं भी बता देता हूं वैसे, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, नींद ना आ जाए आपको। 4/r स्क्वायर एरिया ऑफ स्फीयर है। कई बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब बोलते हैं, याद रखें ये वॉल्यूम होता है। सो रिमेंबर, इससे ज्यादा नहीं, कोई भी ऐसी कोई और शक्ल नहीं आएगी जिसका एरिया आपको याद ना हो, बस यही वाली शक्लें हैं, ये याद रख लेना। जी जनाब, अब आपके सामने एग्जांपल है, आपसे सवाल ये पूछा हुआ है, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, चेंज इन मोमेंटम। अब आपको पता है कि यार ये फोर्स है और ये टाइम है, डेल्टा पी होता है एफ टी के बराबर। इसका मतलब है प्रोडक्ट चाहिए तो एरिया मालूम करना पड़ेगा ना, एरिया मालूम करना है। मुझे कैसे पता चला? मुझे पता डेल्टा पी होता है एफ टी के, और एफ और टी जरब खाएंगी तो एरिया है ना, मल्टीप्लाई होगी तो एरिया हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। एरिया नहीं, एरिया मालूम करना है। ये आपके सामने है एरिया, अब आपको मैंने बताया फार्मूला, ठीक है, उस फार्मूले से आप एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब आखिरी चीज है, और वो क्या है भला? अगर एक वैल्यू में, सॉरी, परसेंटेज चेंज आ जाए, ठीक है ना। अब ये अगली चीज क्या है? परसेंटेज चेंज। अगर एक क्वांटिटी में इतने परसेंट चेंज आई है तो दूसरी क्वांटिटी में कितने परसेंट चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये रिलेशन है दो क्वांटिटीज के दरमियान, दिस इज द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। रिलेशन आपको आनी हो चाहिए, फार्मूले आपको आते होंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम स्टार्ट लेते हैं, अगर, यानी यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर x में इतने परसेंट चेंज आए तो y में कितने परसेंट चेंज आएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर वैल्यू 10% से कम हुई तो, अगर 10% से कम चेंज आती है तो फिर कैसे कैलकुलेट करना है। आओ जरा ये देखें, इसके लिए सिंपल सा तरीका है, पावर से मल्टीप्लाई करना है। पावर से मल्टीप्लाई तो दूसरी क्वांटिटी में परसेंटेज निकल आएगी। मसलन वो कहता है, फर्ज किया, ये कहता है x चेंज्ड 2%। अगर x में चेंज आया 2%, y विल चेंज, y की पावर कितनी है? n, और मल्टीप्लाई बाय 2। मसलन n की वैल्यू होती है अगर 3, तो y में कितना चेंज आया? 6%। यानी कहने का मतलब है अगर 10 से कम परसेंटेज की बात हो तो ये फार्मूला एप्लीकेबल है। आइए एग्जांपल देखते हैं। पेंडुलम की लेंथ में इंक्रीज आया 6%, 10 से कम है ना, ओके। रिलेशनशिप में चेक करो, T प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L, लेंथ की पावर कितनी है? 1/2। ओके, ये देखें, 1/2 को 6% से दरब दे दी। सिंपल, वेरी सिंपल। यानी उन दोनों के दरमियान रिलेशन जो था, रिलेशन में आपने देखा कि T प्रोपोर्शनल है अंडर रूट L के, अंडर रूट L है, L की पावर 1/2 है, और परसेंटेज लेंथ में चेंज थी 6%। अगर लेस देन 10% हो तो ये बात ठीक ऐसे रहेगी।
मसलन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्केयर ओवर 2m इफ पी चेंज्ड 9%, पी में चेंज आई 9%, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी, इसकी पावर कितनी है 2 और उसकी चेंज कितनी है 9, 18%। इज इट क्लियर? सवाल ये पैदा होता है कि अगर दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन आ जाती है, अगर व्हेन एक्स इंक्रीजेज यानी सॉरी मोर देन 10%, अगर एक क्वांटिटी में वैल्यू में चेंज आए 10 से कम या 10, तो वो आपके पास सामने फार्मूला था, अब 10 से ज्यादा हो तो फिर ये फार्मूला पावर साथ चेंज, ये वाली चीज नहीं थी। अगर 10 से कम होता तो ये चीज नहीं थी। मोर देन 10 की वजह से, मोर देन 10% की वजह से ये चीज एक्स्ट्रा आई है। अब एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी कि ये देखें 20% चेंज आया मोमेंटम में, मोमेंटम की पावर 2 है, 2 पावर लिखी और उसमें 20% चेंज आया। ये देखें इतना काम तो करना ही है, उसकी जो पावर थी उसको उतने परसेंट थे जी। साथ हमने क्या लिखा, वही फार्मूले के अकॉर्डिंग परसेंटेज चेंज कितनी आई है मोमेंटम में 20%, उसको 10 से डिवाइड करके उससे इस तरह से लिख दिया। हमारा आंसर कितना आया 44%। ये मोर देन 10% के लिए था। लेकिन अगर डिक्रीज की बात करें तो वो प्लस की जगह यहां क्या आ गया माइनस। जैसे ये देखें, ये भी मोर देन 10% की बात हो रही है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि इफ मोमेंटम बॉडी डिक्रीजेज बाय 10%, 10 हो या 10 से ज्यादा, फिर ये देखें इसकी पावर कितनी है 2, ये 2, ठीक है। पावर को यहां पे लिखा, उसमें चेंज कितना था 10%। यहां पर हमने क्या लिखा माइनस, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि सवाल डिक्रीज का था। एक वैल्यू डिक्रीज होने से दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज हुई। मसलन एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर इफ x चेंज्ड बाय 30%। x में चेंज आया 30%। अब जरा देखना u में परसेंटेज चेंज कितना आएगा, u इज इक्वल टू x की पावर 2, उसमें चेंज 30% प्लस माइनस, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस। यहां पर हमने क्या लिखना है 30% ओवर 10 पावर 2, 30 इंटू 2 60% प्लस माइनस 3 3 9। अगर इंक्रीज होता तो 69 जवाब आता, डिक्रीज होता तो 60 में से 9 माइनस कर दे 51% आ जाता। ओके अब सवाल आ जाता है मल्टीपल ऑफ 100%, मल्टीपल ऑफ 100%। मसलन एक चीज है उसमें 100% चेंज आई है, 200% चेंज आई है, 300% चेंज आई है। तो अब याद रखिएगा 100% वाले केस के शक्ल में मैं पहले आपको समझा दूं, डियर स्टूडेंट्स 100% चेंज का मतलब है डबल, 200% का मतलब 3 टाइम्स, 300% का मतलब है 4 गुना, 400% का मतलब है 5 गुना। ये बजट आया ना अभी बजट, हाँ हम आप आवाम को पता नहीं चलता कि अदादो शुमार क्या है। अब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा आइडिया हो रहा है कि यार मैथमेटिक्स कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। जो अरकाने असेंबली है पार्लियामेंटेरियंस, उनकी सैलरीज में इंक्रीज आता है 600%, ठीक है। जबकि यानी एक मेंबर असेंबली है उसकी ऑलरेडी सपोज सैलरी है 3 लाख, उसमें इंक्रीज आया 600%। सोचो भला कितनी हो गई है,
600% का मतलब है 7 टाइम्स, यानी 3 लाख को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 लाख रुपया। आम आवाम को पता नहीं चलता यार, 3 लाख रुपया सैलरी से एकदम से 21 लाख रुपया। और आम जो जॉब करने वाला इंसान है उसकी अगर 1 लाख रुपया सैलरी थी तो कितना इजाफा हुआ? 6%, 7%। लो जी, बजट में कितना है? 7%, यानी 7,000। 1 लाख में 7,000 इजाफा हुआ, कितना हुई? 1,07,000। यानी ये बजट आया। अब गवर्नमेंट ने जो सैलरीड पर्सन थे, टीचर्स, डॉक्टर्स, जो भी किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उनकी सैलरीज में बहुत बड़ा इजाफा किया 7%, और अरकाने असेंबली की 600%। मामूली इजाफा है 600%, बहुत बड़ा इजाफा है 7%। आपको समझ लग गई कि अगर इस तरह की वैल्यू है, मसलन अब देखें मोमेंटम है 2m काइनेटिक एनर्जी, ऐसे सवालों को कैसे हल करना है? इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 300%, देन P will increase by। अब बेटा 300% का मतलब ये है 4 गुना, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 4 टाइम्स। समझ गए हो ना? 300% का मतलब है 4 गुना। अगर मैं इस यहां पर लिखूं तो ये ऐसे लिखे जाएगा P डैश इक्वल टू 2m, 4 गुना काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो 4 का अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, यानी P विल इंक्रीज 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब है डबल, डबल का मतलब है 100%। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आया 300%, मोमेंटम में आया 100%। काइनेटिक एनर्जी में 300% का मतलब 4 गुना होगी, मोमेंटम 2 गुना हो गया। 2 गुना का मतलब 100% है। कई बच्चे सोचते हैं 2 गुना का मतलब 200%, ऐसा नहीं सोचना यार। ये थी बेसिक चीजें जो आपके सामने है। ये सारी बातें आपको हमारी बुक में भी मिल जाएंगी। बुक से प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। बहरहाल ये वैल्यूज में वैसे लिख चुका हूं, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा, साइन 0 पे 0 होता है, कॉस 0 पे 1 होता है, साइन 31/2 यानी 0.5 यानी 50%, कॉस 30 पे होता है √3/2 यानी 0.86, 45 पे मजे की बात है दोनों एक जैसे होते हैं 0.7, 1/√2 0.7, 60 पे √3/2 0.86 यानी 86% यानी 70%, और इसको हम लिखेंगे 1/2 यानी 0.5 यानी 50%। 90 पे साइन 1 होता है और ये 0 हो जाता है। 180 पे ये -1 और ये cos 180 -1, और ये साइन 180 0 हो जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद होनी चाहिए। और एक आखिरी बात इस लेक्चर की, कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके यूनिट्स नहीं होते, यानी ये रेशियो होती है स्ट्रेन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैग्निफिकेशन, रिलेटिव परमेबिलिटी वगैरह वगैरह। आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, इंशाल्लाह ताला आने वाली फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो मेरा नंबर आपके पास होना जरूरी है, याद रख ले। फिर जो आपकी क्वेरीज होंगी इंशाल्लाह उनके आंसर्स दिए जाएंगे। कमेंट्स में बताइएगा।
अल्लाह हाफिज।